एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दी वैभव श्रीवास्तव शो में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि आप लोगों के ड्रीम फोन पे है, क्योंकि ये फोन मेरा भी ड्रीम फोन है। और मैंने इसे जब खरीदा ना तो मुझे काफी टाइम तो बिलीव ही नहीं हुआ कि अरे मेरे पास ये फोन है। आप लोग समझ ही गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के कि मैं बात करने जा रहा हूँ S25 अल्ट्रा की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज 8.9 mm थिक, ऊपर से राउंडेड कॉर्नर्स हैं, एस पेन भी मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स, डायनेमिक एमोलेड 2x क्वाड HD प्लस डिस्प्ले। फीचर्स तो सैमसंग ने भर भर के इसमें डाले। आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा जो शायद आपको अभी तक किसी क्रिएटर ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो ये रिव्यू होने वाला है ना, ये बिल्कुल यूजर ओरिएंटेड रिव्यू होगा, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इस फोन की क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं, और आपको ये फोन क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 1,30,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप क्यों इसको खरीदो और क्यों आप 10,000 रुपए और मत डालो। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो शायद आप अपने 10 से 20,000 रुपए का नुकसान करोगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके 10 से 20,000 रुपए सेव हो सके। तो मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा किन डिपार्टमेंट में फोन बहुत अच्छा है, किसमें ये बीट कर देता है आईफोन 16 प्रो मैक्स को, आपको क्यों आईफोन नहीं लेना चाहिए। इवन आईफोन ही नहीं, Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 अल्ट्रा या बहुत सारे फोन आते हैं उस रेंज में, वो आपको क्यों बाय नहीं करने चाहिए। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है इसके छोटे भाई S25 प्लस पे। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को जाके देखो। तो दोस्तों, आप S25 प्लस वाली वीडियो में यहाँ आई कार्ड में उस वीडियो को पिन कर दूंगा, तो आप यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था और लोग मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, क्योंकि उसी से हमें ये मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट बना सकूं। अभी मैंने एक वीडियो किया है मैकबुक की रिव्यू पे भी, तो वो भी आप जाके देखो। अगर हम बात करें S25 अल्ट्रा के फिजिकल ओवरव्यू की, जो कि सबसे पहली चीज है जब आप इस फोन को होल्ड करते हो। ये फोन जो है, अगर आप इसकी थिकनेस की बात करो तो ये 8.9 mm थिक है। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे सैमसंग ने दिया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन फ्रंट में और बैक। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है, इससे अच्छी प्रोटेक्शन फिलहाल फोन्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गई इसकी प्रोटेक्शन की बात। बट जब आप यूज करोगे तो कोई भी इंसान तो बिना टच गार्ड के यूज करता नहीं है, और अगर आप सैमसंग का स्पेसिफिक गार्ड लगवाने जाओगे तो वो काफी एक्सपेंसिव हो, 2500 रुपीज का है। तो जब मैंने इसे बाय किया तो फर्स्ट टाइम जब मैं लगवाने गया तो सैमसंग स्टोर पे वो अवेलेबल भी नहीं था, तो मैंने एक 500 रुपीज का गार्ड लगवाया था। बट आप एक चीज ध्यान रखना, और ये चीज कोई भी नहीं बताता, इस फोन के साथ अगर आपने कोई टच गार्ड लगाया और उसकी थिकनेस ज्यादा हुई तो फिंगरप्रिंट बहुत प्रॉब्लम करता है। तो जब भी आप इसके साथ टच गार्ड लगवाओ तो ट्राई करना कि वो पतला हो, या तो आप उसकी जगह पे उसका अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप मेम्ब्रेन भी लगवा सकते हो या फिर फाइबर। ये आप कंसिडर कर सकते हो और ये चीज आप ध्यान में रखना। और उसके बाद स्क्रीन के बाद अगर हम बात करें बॉडी की, यहाँ पे आपको राइट साइड में ये है पावर ऑन ऑफ बटन, यह है वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर ये है स्टीरियो स्पीकर्स ऊपर वाले, और फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं मिलता है। नीचे एस पेन है, ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये आपको USB टाइप C 3.2 Gen 1 का पोर्ट, ये है नैनो सिम स्लॉट, ये है नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और अगर मैं आपको एस पेन दिखाऊं, निकल जा, ये है एस पेन, जादू की छड़ी। खैर, जादू वाली ताकत अब इस एस पेन के अंदर नहीं है जो S24 अल्ट्रा में आपको मिलती थी। अब आप लोग बोलोगे ये तो एक डाउनग्रेड है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी। ये तो हो गया इस फोन का एक फिजिकल ओवरव्यू। उसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले पे। यहाँ पे एक मैं वीडियो चलाऊंगा, आप पहले इस वीडियो को देखो।
तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि क्या ही अच्छे कलर्स हैं, बहुत ही अच्छा साउंड है। सो जिस तरीके की ट्यूनिंग सैमसंग ने इस बार स्पीकर्स में करी है, उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया का, क्योंकि डिस्प्ले तो इस फोन की है ही दी बेस्ट डिस्प्ले, मतलब इससे अच्छा डिस्प्ले वाला फोन तो आपको मिलेगा ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और उसके बाद जो इन्होंने अब स्पीकर्स दे दिए हैं, उसकी वजह से जब आप कंटेंट वॉच करते हो तो आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त है। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूँ। ये एक डायनामिक एमोलेड 2x LTPO पैनल है। जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे स्वैप होता रहता है। उसके अलावा ये QHD प्लस पैनल है। 2K डिस्प्ले जिसको आप कह सकते हो। बट जनरली जब आप ये फोन ऑन करते हो तो डिफॉल्ट पे FHD फुल HD वाला कंटेंट ही इसमें, मतलब आप जनरल वॉच करो तो बैटरी उससे आपको ज्यादा मिलती है। बाकी आप QHD प्लस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको प्रो विजुअल इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको HD और फुल HD कंटेंट जो है वो 40% ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता है स्क्रीन पे एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। ये तो हो गई डिस्प्ले की बात। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस फोन को ज्यादातर टाइम तो बिना टच गार्ड के यूज नहीं किया, और जब भी मैं टच गार्ड लगवाने गया हूँ तो सैमसंग में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो मैं एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन का उतना ज्यादा फायदा तो नहीं उठा पाया हूँ। बट हाँ, जब ये फोन आया था उस टाइम पे वो चीज इतनी अच्छी थी कि आप ऑफिस में बैठे हो, आप धूप में इसको लिए हुए हो, कहीं पे भी आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं पता चलती, सारी रिफ्लेक्शन कट हो जाती है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है इसके डिस्प्ले का, कि इस फोन के बाद आपको कोई दूसरा फोन अच्छा ही नहीं लगेगा। लिटरली मेरे साथ यही होता है कि मैं किसी और का फोन, अगर उसमें मैं कुछ देखना चाहता हूँ, या मेरे पास एक पुराना फोन पड़ा है मेरा मोटरोला का, तो उसमें भी मैं कुछ देखना चाहता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या ही है, हटाओ ये बेकार फोन है, ऐसे वाली एक्सपीरियंस आती है। वो चीज है। तो पहली चीज तो होगी इसकी डिस्प्ले, वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले, और इससे अच्छी डिस्प्ले आपको मिलेगी ही नहीं। सेकेंड चीज, डिस्प्ले के बाद मैं अब आता हूँ इसकी बैटरी पे। इसमें लगी है 5000 mAh की बैटरी, जिसके साथ सैमसंग 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है। मैंने इसे 45 वॉट वाले चार्जर से भी चार्ज किया है और 25 वॉट वाले चार्जर से भी चार्ज किया है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जो आपका 25 वॉट वाला चार्जर है, उससे ये फोन 30 मिनट्स में 50% चार्ज होता है, और जो 45 वॉट वाला चार्जर है उससे ये फोन 30 मिनट्स में 65% चार्ज होता है। बट अगर मैं बात करूं 0 to 100% की, तो 25 वॉट वाले चार्जर से ये 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लेता है मैक्स टू मैक्स। 1 घंटा 10 मिनट में भी हो जाता है कुछ केसेस में, इट डिपेंड्स कि वो एटमॉस्फेयर कैसा है। और 45 वॉट वाले चार्जर से 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 2 मिनट ऐसे लगता है। डिपेंड्स, स्टार्टिंग में वो स्पीड काफी खींच के, और लास्ट में वो जितना भी टाइम होता है मतलब बचा, उसको वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि 80% के बाद जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है चाहे आप कोई भी चार्जर यूज करो। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपके अप्रोक्सीमेट 2000 रुपए सेव हो जाएंगे। आप इस फोन के साथ 25 वॉट वाला चार्जर यूज करो, तो इससे ये होगा बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं आता। और अगर आपको इसकी बैटरी स्पैन बढ़ानी है तो आप इसको मतलब स्प्लिट करके चार्ज करो, कि फॉर एग्जांपल आपने यूज किया 30% बचे, आपने 30% पे इसको चार्ज किया, 80% तक चार्ज किया, फिर आपने यूज किया, फिर ये 50-60% बचा, फिर आपने 100% चार्ज किया। तो जब आप स्प्लिट करके यूज करोगे ना, तो जो चार्ज साइकिल है उन्हें कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, और जब उन्हें कंप्लीट होने में टाइम लगेगा तो इसका जो बैटरी है ना, बैटरी की लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। बात करूं बैटरी बैकअप की, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। मॉडरेट यूसेज में ये फोन आपको बैटरी बैकअप देता है 7 घंटे से लेके 8.5 घंटे का। अगर मैं इसमें 120 FPS की कॉन्टिन्यूअस गेमिंग करूं, सब कुछ करूं, तो ये फोन मुझे बैकअप दे देता है आराम से 7 घंटे का। 7 घंटे बाद 0% हो जाएगा अगर मैं 120 FPS की कॉन्टिन्यूअस गेमिंग कर रहा हूं, सब कर रहा हूं। बट अगर मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं तो ये फोन आराम से 8 साढ़े 8 घंटे 9 घंटे तक भी चला जाता है कुछ सिनेरियो में। ये हो गई बैटरी की बात। अब हम आते हैं इसके OS और UI पे। इसमें हमें मिलती है One UI 8.0,
जैसे ये अपडेट हो गया है, अब इसमें एंड्रॉइड 16 और वन UI 8 है। और उसके साथ हमें 7 ईयर के OS अपडेट, 7 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलते हैं। तो जब से गैलेक्सी AI आई है सैमसंग के फोन्स में, पिछले 2 साल से मैं बोलूंगा, तब से सैमसंग का जो लेवल है ना यूजर इंटरफेस के मामले में, बहुत आगे निकल चुका है सैमसंग किसी और फोन से, अगर हम उसे कंपेयर करें तो। मतलब ये UI इन्होंने इतनी अच्छी बना दी है कि अब जो iOS है वो भी इसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लिटरली कहीं भी स्टैंड नहीं करता। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने ये लिटरली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जिस लेवल की कस्टमाइजेशन सैमसंग आपको इस फोन के साथ देता है वो आपको कोई भी ब्रांड दे ही नहीं सकती। और इतना स्मूथ कर दिया है ना इन्होंने। और मैंने एक चीज और नोटिस करी, जब से इस फोन में वन UI 8 आया है तब से इसका बैटरी बैकअप भी बढ़ गया है। मतलब अब ये इन्होंने सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइज किया है, पर कैसे किया है, पर कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो बेटर हो गया है। सो तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी इसकी बैटरी की, डिस्प्ले की, फिजिकल ओवरव्यू की, गैलेक्सी AI की, OS की, UI की, हमने इन सारी चीजों की बात करी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलिट फॉर गैलेक्सी, जो कि सैमसंग ने ओवरक्लॉक किया है 4.47 की गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे। अब मैं बात करूं उसकी पावर की, तो मैंने इसमें COD खेला 120 FPS, BGMI खेला 120 FPS, फ्री फायर खेला 60 FPS कांस्टेंट, क्योंकि उस गेम में 120 FPS नहीं है। सो इन तीनों गेम्स को खेलने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, पहली चीज तो इस फोन से आपको इतनी रॉ पावर मिलती है। और जैसे स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ऑप्टिमाइज नहीं है या अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो टाइम के साथ सैमसंग ने अपडेट दे दे के वो चीजें सॉफ्टवेयर से इतनी अच्छी उनको ऑप्टिमाइज कर दिया है कि जब आप गेम खेलते हो ना तो आपको वो स्मूथनेस इतनी अच्छी लगती है कि फिर आपको मन ही नहीं करेगा 90 FPS और 60 FPS खेलने का। आपको लगेगा कि अरे ये तो लैग हो रहा है। वो एक चीज है। दूसरी बात, जब आप 120 FPS में गेमिंग करते हो तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो किसी भी एनिमी को मार दूंगा, क्योंकि वो मतलब इतना ज्यादा स्मूथ हो जाता है गेम, आपको लगता है अरे क्या मुझे तो बहुत मजा आ रही है ऐसा वाला। उसके बाद आप इसमें वीडियो एडिटिंग करो, मैं इसमें वीडियो एडिटिंग करता हूँ फिलहाल। 4K 60 FPS की 10 GB की फाइल 5 से 6 मिनट में आराम से एक्सपोर्ट हो जाती है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। आप इसमें सैमसंग डेक्स का भी यूज कर सकते हो, मल्टी कंट्रोल है, और भी चीजें। अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम में हो तो वो सारी चीजों का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और सैमसंग ने ये फोन, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेफ प्ले किया, बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं, बट मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा। क्या होता है जब हम किसी चीज को नया नया मार्केट में लाते हैं, जब सैमसंग ने S25 अल्ट्रा लॉन्च किया, तो इससे पहले 1 साल पहले आया था S24 अल्ट्रा। S24 अल्ट्रा में बहुत सारी चीजें पहली बार आई थी, जैसे कि एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन, और वो जो एक कॉर्नर वाला डिजाइन था वो थोड़ा शार्प लगता था हाथ में, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले। तो सैमसंग ने क्या किया, उसको पता था कि यार ये ना बेस्ट है, इसको हम बहुत ज्यादा तो अपग्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज को अपग्रेड करने की भी एक लिमिट होती है। तो सैमसंग ने एक एक चीज रिफाइन करी। तो अगर आप इस फोन के एक्सपीरियंस पे ध्यान दोगे, तो जब आप इसको होल्ड करोगे ना, तो S24 अल्ट्रा यहां से चुभता था, इन्होंने ये कॉर्नर्स राउंड कर दिया है, एक्सपीरियंस बढ़ा दिया। दूसरी बात, इस फोन को इन्होंने S24 अल्ट्रा से 15 ग्राम हल्का कर दिया। 5000 mAh की बैटरी है, कुछ भी कम नहीं हुआ। 8.9 mm की थिकनेस थी, बट इन्होंने यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा अपग्रेड कर दिया, जो कि पहले सिर्फ 10 मेगापिक्सल हुआ करता था, अल्ट्रा वाइड सेंसर, या फिर 12 मेगापिक्सल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो चीजें सैमसंग ने अपग्रेड करी। और सैमसंग ने जो इसका इन हैंड एक्सपीरियंस था उसको थोड़ा बॉक्सी बना दिया। उस चीज से जब हम इसको अपने हाथ में फील करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ हमने कोई एक प्रीमियम चीज हाथ में होल्ड कर रखी है, क्योंकि जब आप इतने पैसे दोगे ना तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ हम एक प्रीमियम चीज यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज पे, जो कि है इसका कैमरा। मैं स्क्रीन पे कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगा, आप बताना कि आपको फोटोज कैसी लगी। यहाँ पे वो फोटोज प्ले होंगी।
तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी फोटोज देखी होगी, तो आप बताना मुझे फोटोज कैसी लगी। और मैंने पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसलिए नहीं बताई क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो ऑन पेपर के लिए होती हैं, लेकिन जो सबसे मैटर करती है जो चीज़, वो होती है यूजर एक्सपीरियंस और वो फोटो कैसी आ रही है। तो पंची फोटोज आती है, आप बिना एडिट के उनको अपलोड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। सो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कैमरे की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सो ये वाला जो आपको सेंसर मिलता है, ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, ये 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस जो आपको 5x अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स दे देता है। ये है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, ये है लेजर ऑटो फोकस, ये है फ्लैश। फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड इट कैप्चर्स वेरी गुड फोटोज। जब ये फोन लॉन्च हुआ तो लोगों ने बोला कि अब ये कैमरा किंग नहीं है, ये वो, इसमें सेल्फी अच्छी नहीं है। बट मैं अगर आपको सही बताऊं ना, जब आप इस फोन का कैमरा यूज करोगे तो आपको किसी और फोन का कैमरा यूज करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इतने फीचर्स कैमरा में सैमसंग ने दिए हैं, भर भर के दिए हैं। 200 मेगापिक्सल से आप रॉ फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इससे बहुत अच्छी डिटेल्स आ जाती हैं अल्ट्रा वाइड शॉट्स में। और मैंने ये खुद चीज़ एक्सपीरियंस करी है। जब मैंने ये फ़ोन लिया उससे पहले मेरे पास रियलमी GT60 था, उससे पहले S23 था, और S23 जब मेरे पास था उस टाइम पे मैंने बाकी फोन्स के भी अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखे, और अल्ट्रा वाइड शॉट्स के मामले में तो सैमसंग बहुत आगे है बाकी फोन से। जो आपको डिटेल सैमसंग के फोन्स में मिलती है फ्लैगशिप फोन्स में, वो जनरली बाकी कंपनीज नहीं दे पाती अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ। बाकी आपको ये फोन इसलिए बाय करना चाहिए क्योंकि इसका कैमरा बहुत वर्सेटाइल है, इसकी डिस्प्ले सबसे अच्छी है, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस एक नंबर है। सो इसमें वो सारी चीजें सैमसंग ने लगाई हैं जो होनी चाहिए। और एक है सबसे बोनस वाली चीज जो कि है इसकी एस पेन। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब ये जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें आप ब्लूटूथ वाला फीचर निकाल दिया है जो कि S24 अल्ट्रा में था, जिससे कि आप अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते थे ऐसे ब्लूटूथ की हेल्प से। बट जनरली मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो उन्होंने उस फीचर को यूज किया। जनरली लोग इससे PDF साइन कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं, या तो आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो जैसे आप देखो यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए एस पेन होती है। बाकी आप इससे प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इससे सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर आप 1,30,000 रुपये लगा रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप S25 अल्ट्रा खरीदो, क्योंकि बहुत अच्छी UI है, बिल्कुल क्लटर्ड नहीं है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी है। आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, और अभी ही जहां बाकी कंपनीज एंड्रॉइड 16 से बहुत दूर है, वहां पे ऑलरेडी सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन में एंड्रॉइड 16 का अपडेट भी आ गया है, One UI 8 मिलता है। तो वो सारी चीजें हैं। और बाकी आप एक बार इस फोन को यूज करोगे ना, तो आपको किसी और फोन पे जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हमने एक चैलेंज लिया था कि हमको 60 डेज में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। और आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि 80% लोग से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी टेक्स रिलेटेड वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहे ज्यादा से ज्यादा। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव, आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।